Friends, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about universal gravitational law. That is, in the universe, every object attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so इसको हम लोग ने लिखा था इसे F is equal to G m1 m2 by d square. ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला था F का. F क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके वजह से यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि उनके मास के ऊपर और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे. सो ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आवर टुडेस टॉपिक दैट इज द सेंटर ऑफ मास. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास. ओके, बिफोर डिस्कसिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन. द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड or outside the object at which whole mass of an object is supposed to be concentrated. Okay, so this is the definition of center of mass. So let's again define. Center of mass is a point inside or outside the object at which whole mass of an object is supposed to be concentrated. इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम लोग उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक पॉइंट से दिखा सकते हैं. उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास. ओके, सो ये जैसा फिगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सारे स्टोन्स एक के ऊपर एक यहाँ पे खड़े हुए हैं. ओके, सो ये जो फिनोमिना हुआ है, ये किसके वजह से हुआ है? इस थियरी की वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से. हम लोग ने वहां पे क्या किया है? हर एक स्टोन को, ओके, हर एक स्टोन को एक के ऊपर एक सेंटर ऑफ मास, मतलब हर एक स्टोन के सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम लोग ने उसको प्लेस कर दिया है, जिसके वजह से सारे स्टोन्स एक के ऊपर एक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें कि सेंटर ऑफ मास लोकेट कहाँ पे होता है. ओके, सो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं क्लोज्ड सरफेस, ओके, क्लोज्ड फिगर, अगर हम लोग कंसीडर करें क्लोज्ड फिगर, सो क्लोज्ड फिगर में अगर हम लोग कंसीडर करें स्फीयर. ओके, स्फीयर का मीनिंग क्या? बॉल. हम लोग देखते हैं फुटबॉल, नॉर्मल बॉल. सो बॉल क्या है? क्लोज्ड फिगर है, चारों साइड से क्लोज्ड रहता है. ओके, सो जब भी कोई क्लोज्ड फिगर होगा तो उसके अंदर हम लोग को याद रखना है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इनसाइड लोकेट करेगा. ओके, सो इनसाइड किसके, कौन से फिगर के, कौन से ऑब्जेक्ट के इनसाइड लोकेट करने वाला है सेंटर ऑफ मास? जो ऑब्जेक्ट क्लोज्ड होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ए हम लोग ने कंसीडर किया, अगर कोई दूसरे एग्जाम्पल हम लोग बात करें, कंसीडर करो दिस. ओके, ए भी क्या है? चारों साइड से क्लोज्ड है, सो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा इनसाइड होगा. सो आउटसाइड किसका होने वाला है वो देखते हैं हम लोग. अगर कंसीडर करो दिस इज अ रिंग. ओके, ये रिंग है. सो रिंग एक क्लोज्ड है क्या? नहीं है. अगर हम लोग इसको सर्कल के जैसा देखें, सो हम लोग को इसके अंदर बस सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, स्फीयर के जैसा नहीं दिख रहा है, मींस क्या? क्लोज्ड नहीं है. सो इसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड होगा. क्यों आउटसाइड होगा? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इसीलिए सेंटर ऑफ मास इसका आउटसाइड होगा. आउटसाइड होगा तो कहां पे होगा? ओके, अगर हम लोग बात करें इस रिंग की, ओके, सो हम लोग इसको कैसे भी प्लेस कर सकते हैं. इस रिंग को हम लोग इधर पे भी रख सकते हैं इसको. ओके, तभी भी ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा. अगर थोड़ा सा और इसका पोजीशन चेंज किए तभी भी स्टेबल रहेगा. यहाँ पे किए तभी भी स्टेबल होगा. मींस कि अगर हम लोग उसको यहाँ पे देखें, रिंग इसको कंसीडर करें, तो हम लोग इसको अगर ऐसा रखते हैं इस पॉइंट पे तभी भी स्टेबल है, इसको घुमा करके इस पॉइंट पे रखते हैं तभी भी वो स्टेबल है, इस पॉइंट पे रखते हैं तभी भी स्टेबल है, इस पॉइंट पे रखते हैं तभी भी स्टेबल है. जो हर एक जो एक्सिस है कहां से पास हो रही है? सेंटर से. सो वैसे इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे होगा? यहाँ पे, सेंटर पे.
ओके क्योंकि अगर हम लोग ने इसको ऐसा प्लेस किया तो फिर इसका जो एक्सिस है कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग ने इसको ऐसा घुमाया तभी भी इसका एक्सिस कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। सो मींस क्या सारे एक्सिस कहां पे मिल रहे हैं, सेंटर पे मिल रहे हैं। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग, ओके दैट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके ऑब्जेक्ट के इनसाइड लोकेट हो रहा है क्या, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का जो वहां पे जो इसका डायमेंशन है उसके अंदर लोकेट नहीं हो रहा है, डायमेंशन के बाहर लोकेट हो रहा है। इसका डायमेंशन क्या है, यहां से जो हम लोग देख रहे हैं इसका डायमेंशन है बस इतना, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास लोकेट हो रहा है आउटसाइड हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्राइंगल की, ओके सो एक ट्राइंगल का अगर इसको कंसीडर करो कि यूनिफॉर्म भी इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की भी, क्लोज भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, अनक्लोज भी। सो इसका हमेशा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, दिस। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड। Okay, this point is called as the centroid in the triangle. Okay, and we know that how this centroid is formed. This centroid is formed by the intersection of median. Okay, intersection of median. Median के intersection की वजह से हम लोग को centroid मिलता है, and this centroid is called as the center of mass. So हम लोग को यहाँ पे समझना है कि अगर कोई क्लोज फिगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे होगा। अगर हम लोग बात करें स्क्वायर की, ओके सो स्क्वायर का भी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि सारे एक्सिस यहीं से पास होगी। हम लोग जितने भी एक्सिस पास करेंगे सारी एक्सिस यहीं से पास होने वाले, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पेंटागोन की, पेंटागोन का मींस क्या, जिसके 5 साइड्स है, सो इसका भी सेंटर ऑफ मास अगेन कहां पे होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट। जितने भी सारे भी एक्सिस है सब कहां से पास होगी, इसी पॉइंट से पास होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। ओके सो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग ने देखा यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इस पूरे बॉडी को हम लोग उस पूरे बॉडी का जो मास है हम लोग इसी पॉइंट के मास से उसको डिनोट कर सकते हैं। ओके सो पूरे बॉडी का मास हम लोग इस पॉइंट पे डिनोट कर सकते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास, हम लोग उस वाले फिगर में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ए वाला फिगर देखें, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास के वजह से यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है क्या, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन्स है एक दूसरे को फोर्स भी लगा रहे हैं। ओके जब हम लोग स्टैंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से ओके अपने राइट हैंड साइड में जो पर्सन रहेगा उसको पकड़ करके रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पर्सन को पकड़ करके रखते हैं। मींस क्या, वहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। ओके स्टेबल होंगे तभी तो हमारा ऊपर जाएगा दही हंडी, तभी फोड़ पाएंगे वहां पे। ओके सो इस वाले एग्जांपल में सेंटर ऑफ मास वहां पे लिटिल बिट एक्ट हो रहे हैं, वहां पे हम लोग ज्यादा क्या अप्लाई करें, फोर्स। लेकिन जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है दैट इज ऑफ स्टोन। ओके स्टोन वाले केस में स्टोन तो फोर्स लगा रहे नहीं है, ओके वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो किसके वजह से, क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ मास हम लोग ने उनके सेंटर ऑफ मास के ऊपर रखा हुआ है। ओके so this is the phenomena by which we are seeing that is of center of mass. okay हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करें, कंसीडर अगर हम लोग को इस स्केल का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके सो हम लोग ने गार्डन में सीसॉ देखे, सीसॉ में वन साइड एक पर्सन सिट करता है, दूसरे साइड दूसरा पर्सन सिट करता है, जिसका वेट ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ पुल होता है। ओके सो कंसीडर दिस इज दैट फिगर, एंड अगर हम लोग ने इस स्केल को अगर ऐसे प्लेस किया सो स्टेबल हो रहा है क्या, यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये वो जो पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर हम लोग ने इसको ऐसा रखा, स्टेबल हो रहा है क्या, स्ट्रेट हो रहा है स्केल, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने उसको बैलेंस नहीं किया, मींस क्या उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं रखा है। अब जैसे जैसे हम लोग इसको नजदीक लाएंगे, ओके जैसे जैसे हम लोग अभी इसको नजदीक लाएंगे, ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टेबल धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ने इसको और नजदीक लाया तो अब इस पॉइंट पे पूरी तरीके से स्टेबल हो गया, मींस क्या स्ट्रेट हो गया। ओके सो हम लोग को यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास है इतने पोर्शन के बीच में, मींस क्या दिस। ओके सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्केल। मींस क्या, इस पूरे स्केल का जो हम लोग मास है इस पॉइंट से उसको डिनोट कर सकते हैं। मींस क्या, इस पूरे स्केल का जो मास है इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सो हियर वी डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल यूनिवर्स, Earth's gravitational force. Okay, so we learned about gravitational force. That is, gravitational force is an attractive force and it acts between two objects
व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैरीज मास। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को यहाँ पे देखना है, दैट इज योर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये टॉपिक हम लोग को देखना है यहाँ पे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैरीज मास m1 एंड m2। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर हम लोग जितने भी फिनोमेना देखेंगे सब अर्थ के ऊपर देखने वाले हैं। ओके, सो अगर बात करें ये ऑब्जेक्ट, इसको कंसीडर करो ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो क्या हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं अगेन वन टाइम। ओके, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो हम लोग ने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये थोड़ा दूर ऊपर गया, मींस क्या थोड़े हाइट पे गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, मींस क्या जितने स्पीड से जा रहा था सो उतने स्पीड से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? ओके, सो ऐसा क्या चीज था वहां पे जिसके वजह से, अभी जैसा हम लोग ने देखा, जैसे हम लोग ने अगर इसको ऊपर थ्रो किया सो इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो किसके वजह से इसकी स्पीड स्लो हो रही है? ओके, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो रही है? ऐसा कौन सा चीज है जो इसकी स्पीड को स्लो करके वापस जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसको फिर से पुल कर लेता है? ओके, सो और एक और चीज वहां पे है कि इसने जो मोशन यहाँ पे परफॉर्म किया वो किसके वजह से किया? ओके, सो ये सब चीजों के जो आंसर्स है हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। जो हम लोग जो सबसे पहले बात करें, सो जो इसने मोशन यहाँ पे परफॉर्म किया, मींस क्या अपवर्ड जाने का जो इसने मोशन परफॉर्म किया वो किसकी वजह से किया? क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया। ओके, अब ये कितना हाइट तक जाएगा? ओके, अगर मैं इसके ऊपर स्लो फोर्स लगाता हूं तो इतना हाइट जा रहा है, अगर इससे ज्यादा लगाता हूं तो इतना हाइट जा रहा है, अगर मैं इसके और ज्यादा लगाऊं तो एकदम ऊपर तक चला जाएगा। मींस क्या, जो हाइट कवर करेगा ऑब्जेक्ट, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और जब हम लोग किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे किस लिए आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है? अर्थ। ओके, चलो अगर इसके अंदर हम फिगर में इसको कंसीडर करें, कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ से। ओके, मींस क्या, इस कंसीडर दिस इज ऑब्जेक्ट, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ से। ये ऐसा मोशन हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है। ओके, ऐसा फोर्स लगाएंगे सो ये कुछ हाइट तक जाएगा। ओके, सो इस हाइट के बाद वो अगेन फिर से अपना मतलब क्या सरफेस पे आ जाएगा। ओके, सो अगर कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर बात करें इस हाइट के बारे में, दैट इज एच, सो ये कितना हाइट कवर करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज फोर्स एफ। ओके, अब जैसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है। देखो ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो रही है। फिर एट द टाइम व्हेन दिस ऑब्जेक्ट रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन, उसके बाद उसकी स्पीड मतलब क्या, जो उसकी वेलोसिटी है वो माइनस में चली जाती है और धीरे धीरे डाउनवर्ड के साइड में अट्रैक्ट होती है। ओके, सो ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। ओके, सो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन है यूजुअल ब्रेन पावर में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो यस दिस इज ट्रू। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, सो मींस क्या, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मतलब क्या, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मींस क्या, ए ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ए वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ से एक और डिस्कशन, यहाँ पे एक और केस स्टार्ट होता है कि जो हम लोग ने एग्जांपल देखा था न्यूटन सर के ऊपर, एप्पल फॉल हुआ था एप्पल ट्री से। ओके, सो मींस क्या, अगर हम लोग बात करें, दिस इज कंसीडर दिस इज एप्पल। ओके, एंड न्यूटन सर के ऊपर जब वो फॉल हुआ था एप्पल, सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कंसीडर अर्थ इज ऑब्जेक्ट। ओके, अर्थ को भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, एप्पल को भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, जैसा अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगा के उसको अट्रैक्ट किया, सो वैसे अर्थ भी, वैसे एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बट
हमेशा हम लोग देखते हैं कि एप्पल नीचे की तरफ ही फॉल होता है। एप्पल क्या कोई भी चीज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है। किस लिए? वो हम लोग ने डिस्कस किया था, वो डिपेंड करेगा कि किसका मास ज्यादा है। ओके, कंपैरिजन टू द अर्थ मास ऑफ एप्पल कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, एप्पल का जो मास है उसको हम लोग अर्थ के मास से कंसीडर ही नहीं कर सकते, इसीलिए एप्पल अर्थ की तरफ मूव होगा। और कोई ऐसा चीज आ जाए, कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसका मास अर्थ के मास से ज्यादा होगा, तो अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज every object will attract towards the earth if the mass of that object is less than the mass of the earth। ये हम लोग को याद रखना है। सो यहाँ पे और क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो सैटेलाइट्स है, ओके, जो अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, कंसीडर दिस इज अर्थ। ओके, सो नेचुरल सैटेलाइट हम लोग को पता है, हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। ओके, सो कंसीडर दिस इज मून। सो मून भी काफी बड़ा है, उसका साइज भी काफी बड़ा है। सो हम लोग को पता है मून भी अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ओके, सो रिवॉल्व क्यों करता रहता है? ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है? जबकि ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सो अर्थ इसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है? क्वेश्चन है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, ओके, स्पेस में जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, सो कंसीडर दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ओके, सो दिस इज सैटेलाइट, this is satellite, we are considering it two satellites। जो सैटेलाइट्स है वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके, जिससे हम लोग को सिग्नल्स मिलते हैं, सब सैटेलाइट्स की वजह से मिलते हैं। सो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करते हैं, मून भी रिवॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम लोग ने देखा यहाँ पे एप्पल तो फॉल हो रहा था, सभी चीजें जो भी हम लोग ऊपर फेंकते हैं फॉल होता है। सो ये सब लोग रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? वो किस लिए रिवॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास स्पीड है, वेलोसिटी है। ओके, इनकी स्पीड वेलोसिटी ज्यादा हाई है, इसीलिए ये लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। जिसकी स्पीड और वेलोसिटी लो होगी वही क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज अगर स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, मींस क्या? हाई है, सो अट्रैक्ट नहीं होगा। या तो इधर इट विल बी रिवॉल्व, ओके, या तो रिवॉल्व करेगा या तो एस्केप हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। वो सब डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। जो हम लोग रॉकेट भेजते हैं, ओके, स्पेस में, अभी हम लोग ने चंद्रयान 2 मिशन देखा था। सो जो चंद्रयान 2 जो वहां पे रोवर था उसको लेके जाने के लिए जो हम लोग ने रॉकेट भेजा था वहां पे, सो रॉकेट को भी अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे रॉकेट की स्पीड ज्यादा थी, मींस क्या? वहां पे रॉकेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था। फिर बाद में वो फोर्स खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? जब वो रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, मींस क्या? स्पेस में अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं है, काफी लो है, मींस क्या? अट्रैक्ट नहीं करेगा वहां से। सो ये हम लोग ने देखा यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। Okay, it is a different concept from the Earth's gravitational force. Okay, this term, that is Earth gravitational acceleration, is also known as the term that is acceleration due to gravity। हम लोग जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, सो इस टॉपिक को, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को, हमेशा हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो जैसा हम लोग को पता है कि जो अर्थ के जो नियर बाय में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कंडीशन है कि उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अभी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ वहां पे क्या एक्सप्लेन करता था कि अगर, ओके, इफ कंसीडर दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या तो मोशन में रहेगा। कब तक रेस्ट या तो मोशन में रहेगा? जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या था अगर हमारा यहाँ पे, कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, कंसीडर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, ओके, इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ओके, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि हम लोग उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। सो सेकंड लॉ हम लोग को क्या बोलता है? इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सो एक्सीलरेशन गेट्स प्रोड्यूस इन दैट ऑब्जेक्ट। ओके,
फोर्स अगर लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो इस केस में भी जैसा हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में, अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी मींस क्या, अर्थ के वजह से। अर्थ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं पुल करने के लिए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स in its acceleration. Okay, so gravitational force due to earth on an object results in its acceleration is called as acceleration due to ग्रेविटी। ओके, सो इसका डेफिनेशन है, एग्जाम में हम लोग को डेफिनेशन लिखने के लिए आएंगे, वहां पे एग्जांपल्स लिखने के लिए आएंगे। क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ओके, सो कौन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई होगा, सो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो उसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो यह हम लोग को समझना है कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ओके, सो थोड़ा तो ऊपर जाता है, हाइट पे जाता है, फिर उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है, अब देखते हैं। यहाँ पे अगर कंसीडर करो, एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर दिस इज अ सरफेस। ओके, और ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा, तो ये थोड़ा ऊपर जा करके फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, अब इसको स्लो मोशन में कंसीडर करते हैं। सो जब मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, ओके, जब मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, सो ये हैंड मेरा कंसीडर करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस क्या, ग्रेविटी है, जो कौन एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ। ओके, अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, सो ग्रेविटी क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ओके, नीचे की तरफ पुल कर रहा है। सो कंसीडर दिस, अभी स्लो मोशन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, सो इसको पुल कर रहा है, तो उसकी लास्ट में स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, फिर उसकी स्पीड को नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा। कौन इंक्रीज करेगा, वहां पे ग्रेविटी। ओके, कौन अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटी, अर्थ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को समझना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी। मींस क्या, अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती, या यूनिवर्स में ग्रेविटी का कोई टर्म ही नहीं होता, कोई नाम ही नहीं होता, सो क्या होता। ओके, सो कंसीडर दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अ पर्सन। ओके, सो पर्सन स्टैंड है, ग्रेविटी है इसीलिए यहाँ पे स्टैंड है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग क्या करने लगते हैं, इधर उधर फ्लोट करने लगते हैं। अगर हम लोग मोशन की बात करें, जब हम लोग अपवर्ड की तरफ जंप करते हैं थोड़ा सा, ओके, सो कंसीडर कि अभी ग्रेविटी है, सो हम लोग जंप करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। ओके, अगर ग्रेविटी नहीं होती, सो अगर हम लोग जंप करते, सो अभी अगर मैं बात करूं स्लोली जंप कर रहे हैं, ओके, ऐसे स्लोली जंप करें, सो जब स्लोली जंप करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ ही जाते रहेंगे। मींस क्या, वहां पे रेजिस्ट करने के लिए कोई नहीं रहता, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते जाते हम लोग अर्थ के बाहर चले जाते हैं, मींस क्या, स्पेस में चले जाते हैं। अगर हम लोग वहां पे हाई जंप करते हैं, मींस क्या, अगर हम लोग ऐसे जंप करते हैं वहां पे हाई, सो हम लोग डायरेक्ट एकदम स्पीड में निकल जाते हैं अर्थ के बाहर। सो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना वहां पे स्पीड में जंप कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है वहां पे, व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ g was twice as large। मींस क्या, हम लोग को g का वैल्यू ट्वाइस करना है। सो यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर फॉर्मूला है। ओके, g का वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं न्यू f दैट इज g इज इक्वल टू 2g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ए पहले वाले g का था, पहले वाले f का फॉर्मूला है। ओके, सो जो न्यू f मिला हम लोग को g को ट्वाइस करने के बाद, वो भी क्या है, पहले वाले f से डबल है। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इफ वी आर डबलिंग द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन द फोर्स विल बी डबल। सो दिस इज द आंसर।
फॉर द क्वेश्चन। नाउ अब देखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को पता चला कि ये एक्सीलरेशन है, ओके, एक्सर्टेड बाय अर्थ टू एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे जी से। इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे? जी से। क्यों स्मॉल जी से किए? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिनोटेड कैपिटल जी विद अदर टर्म। ओके, कैपिटल जी को हम लोग ने अदर टर्म से डिनोट कर दिया, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू फिक्स है। सो इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल जी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब इसके हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं कि अगर हम लोग को ये ग्रेविटी फाइंड आउट करना रहेगा, ग्रेविटी का वैल्यू, सो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो अगेन जो फॉर्मूला इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ और ऑब्जेक्ट की। हम लोग यहाँ पे क्या बात करें? ये अर्थ और एक ऑब्जेक्ट की। सो अर्थ का मास हम लोग कंसीडर करेंगे कैपिटल M, और ऑब्जेक्ट का हम लोग मास, अर्थ का हम लोग मास यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कैपिटल M, और ऑब्जेक्ट का हम लोग मास कंसीडर करेंगे स्मॉल m। ओके, सो F इज इक्वल टू जी, m1 m2 था, तो कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास। ओके, अब यहाँ पे जो d स्क्वायर है, जो d स्क्वायर फॉर्मूले में था, वो क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीस टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे ही है। सो यहाँ पे d क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर। r का वैल्यू क्या है यहाँ पे? r का मीन्स क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ। कैपिटल M का मीनिंग क्या? मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m का मीनिंग क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, F का दूसरा फॉर्मूला क्या था? वहां पे F के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। F तो था एक, पहला क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस क्या? F इज इक्वल टू dp by dt, और दूसरा फॉर्मूला था कि F इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, F इज ma। ओके, तो सेकंड फॉर्मूले से अगर इसको देखें, F इज इक्वल टू mm। now LHS is same, so we can equate, compare RHS. okay, so ma is equal to g m small m by r square. okay, so this m cancel, so what we get here? So now a क्या था यहाँ पे? एक्सीलरेशन। सो अब एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है? g। सो a को हम लोग कंसीडर करते हैं g। सो g का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को? gm by r स्क्वायर। सो ये हम लोग को याद रखना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? gm by r स्क्वायर। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करना रहेगा, तभी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो g का वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल G का g कांस्टेंट है, कैपिटल M मींस क्या? मास ऑफ द अर्थ, सेम है, चेंज नहीं होगा कभी। r का मींस क्या? रेडियस। सो रेडियस भी चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। g का 6.67 into 10⁻11 into m का वैल्यू कितना है? मास ऑफ द अर्थ, सो 6 into 10⁻24 kg, 6 into 10⁻24 kg। r मींस क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर मींस का 6400 किलोमीटर है। अगर मीटर में इसको कंसीडर करें तो 6.4 into 10⁻6 मीटर। ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर। जब हम लोग इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 9.77। ओके, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस। ओके, सो इसको हम लोग राउंड फिगर कंसीडर करते हैं। इसको राउंड फिगर हम लोग कंसीडर करते हैं, 9.77 है, सो इसको हम लोग राउंड फिगर कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस। ये हम लोग को याद रखना है। सो इस टॉपिक में एक बार इसको फिर से देखते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और अर्थ अप्लाई करता है किसकी तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए। और डाउनवर्ड डायरेक्शन कहां पे किसकी टुवर्ड्स जाएगा? सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ओके, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ पर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ने उसको डेरिवेशन देखा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर डिराइविंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेरिवेशन भी हम लोग को याद रखना है। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे फोर्स से। सो वी गॉट द फॉर्मूला दैट इज g is equal to gm by r square. So in final
in the magnitude we found the value that is 9.8 meter per second square. Okay, so here we completed the topic acceleration due to gravity. अब जो इसके जो चेंजेस होने वाले हैं ग्रेविटी में क्या क्या चेंजेस होंगे. ओके, कब अगर हाइट पे गए तो ग्रेविटी ज्यादा होगी कि कम होगी, अगर डेप्थ में गए तो ग्रेविटी वहां पे इंक्रीज होने वाली कि डिक्रीज होने वाली है, अगर स्पेस में गए तो वहां पे ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो आज हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स कवर किए इसको एक बार रिवाइज करना है. एंड अगेन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.